भारतीय राजनीति में रातों रात एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको बिल्कुल चौंका दिया है। एक ऐसी पार्टी जिसका तो जन्म ही पूरे सिस्टम को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन से हुआ था, आज वो एक ऐसी अंदरूनी बगावत झेल रही है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक वेल प्लान्ड सर्जिकल स्ट्राइक ने आखिर इस पार्टी की नींव को कैसे हिला दिया। तो चलिए सीधे इन सोर्सेज और रिपोर्ट्स के जरिए इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे की गहराई में उतरते हैं। अब देखिए, इस पूरी बगावत को कागजों पर इतनी सफाई से अंजाम दिया गया ना कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ये सिर्फ कुछ नेताओं का नॉर्मल इस्तीफा नहीं था। हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दर बदल कानून में एक लूप होल है, एक तकनीकी बारीकी जिसका बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया गया। कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ टूटते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। बस इसी ढाल का फायदा उठाया गया। एक घोषणा पत्र पर साइन हुए, हम राज्यसभा में पार्टी के 2/3 सदस्य अपना विलय सत्ताधारी पार्टी में करते हैं और देखते ही देखते एक ही झटके में बिना किसी कानूनी अड़चन के पूरा खेल पलट गया। यहां सबसे बड़ा आंकड़ा जो ध्यान खींचता है वो है 7, और यह नंबर इस पूरे संकट का स्केल बताता है। राज्यसभा में पार्टी के पास टोटल 10 सांसद थे और उनमें से 7 ने एक ही झटके में पाला बदल लिया। ये कोई छोटी मोटी बगावत तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जिसने रातों रात नेशनल पॉलिटिक्स का लैंडस्केप ही बदल कर रख दिया। कल तक जो पार्टी पार्लियामेंट में इन्हीं नंबर्स के दम पर एक मजबूत विपक्ष बनकर खड़ी थी, उसका पूरा संसदीय किला एक ही रात में ढह गया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा हुआ क्यों? हमारे सोर्सेज इसके 2 बिल्कुल अलग और दिलचस्प पहलू पेश करते हैं। एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि यह सब पार्टी के अंदर आई तानाशाही और अहंकार का नतीजा है, यानी आपसी संवाद खत्म हो गया था और जमीन से जुड़े सीनियर नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा था। पर दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल अलग है। दूसरा कैंप कहता है कि भाई ये सब अंदर की कमियों की वजह से नहीं, बल्कि बाहरी डर की वजह से हुआ है। खास तौर पर जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई और ईडी का खौफ और नेताओं की अपनी पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशन। ये पूरा मामला इन्हीं 2 अलग अलग नैरेटिव्स के बीच झूल रहा है। खैर, इस बड़े पॉलिटिकल अर्थक्वेक के सेंटर में कुछ खास चेहरे हैं। आइए उन 4 की प्लेयर्स की पर्सनल स्टोरीज पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस बगावत की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। कोई कभी पार्टी का पोस्टर बॉय था तो कोई इलेक्शन जिताने वाला डेटा का जादूगर। इन माइक्रो स्टोरीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वजह है जो इन मैक्रो पॉलिटिकल थ्योरीज की असली परतें खोलती हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन सब के दिमाग में चल क्या रहा था। शुरुआत करते हैं राघव चड्ढा से। इनकी कहानी काफी दिलचस्प है। अन्ना आंदोलन के वक्त से ही ये एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं। पंजाब में तो इनका कद इतना बड़ा हो गया था कि उन्हें वहां का सुपर सीएम तक कहा जाने लगा था। लेकिन इनके पार्टी छोड़ने पर 2 बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज हैं। एक ग्रुप सवाल करता है कि क्या सच में पार्टी के अंदर उनको इग्नोर किया जा रहा था जिसने उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई, या फिर जैसा कि दूसरा धड़ाकलीम करता है कि आंखों के इलाज के लिए उनका अचानक लंदन जाना बस जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बचने और एक सेफ एग्जिट ढूंढने का बहाना भर था। पोस्टर बॉय के बाद आइए बात करते हैं पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड की, संदीप पाठक। आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर संदीप पाठक को पार्टी का मेन स्ट्रैटेजिस्ट और डेटा मैजिशियन माना जाता था। पंजाब और गुजरात की जीत की पूरी स्क्रिप्ट इन्हीं की थी। यहां पर भी 2 टकराते हुए आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। क्या लोकसभा चुनाव में उनकी स्ट्रैटेजी फेल होने पर उन्हें किनारे कर दिया गया, या फिर पार्टी के इनर सर्कल ने उन्हें बस एक क्लर्क की तरह ट्रीट करके अपमानित किया? क्या सच में एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट का ईगो इतना हर्ट हुआ कि पार्टी से उनका पूरा मोहभंगी हो गया? उसके बाद स्वाति मालीवाल का केस इस पूरे टाइमलाइन में एक बहुत ही सेंसिटिव और तीखा टर्न है। कई सालों तक सड़क से लेकर संसद तक वो विमेन राइट्स का एक बुलंद चेहरा रहीं। लेकिन 13 मई 2024 को सीएम आवास पर हुई उस कथित घटना ने सब पलट दिया। यहां हमें दोनों साइड्स को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना होगा। एक तरफ आरोप है कि इस सीरियस इंसिडेंट पर टॉप लीडरशिप की खामोशी तानाशाही की निशानी थी, पर वहीं पार्टी के अंदर से ये काउंटर क्लेम भी आता है कि उन्होंने अपनी पर्सनल एम्बिशन के चक्कर में विरोधी पार्टी के एजेंडे को हवा देना शुरू कर दिया था। अगर हमें पार्टी के इंटरनल क्योस को असलियत में समझना है तो चंडीगढ़ के कोठी नंबर 50 का यह किस्सा जरूर सुनना चाहिए। ये पावर स्ट्रगल का एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ा हास्यास्पद सिंबल है। हुआ कुछ यूं, सीएम के नाम पर अलॉट हुए सरकारी बंगले में राघव चड्ढा रह रहे थे और बिजनेसमैन अशोक मित्तल के बंगले में खुद सीएम का कब्जा था। फिर जैसे ही बगावत हुई, बंगलों को खाली कराने की ऐसी अजब गजब म्यूजिकल चेयर शुरू हुई कि बस पूछिए मत।
ये इंसिडेंट उस स्ट्रक्चरल गड़बड़ी और मनमानी को बिल्कुल क्लियर कर देता है जो पार्टी के अंदर बिना किसी रोक टोक के चल रही थी। और जब बात अशोक मित्तल की आती है तो हमारे सोर्स की एक बड़ी कड़वी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन याद आती है। बिजनेसमैन डूबती नाव में सफर करना पसंद नहीं करते। ध्यान दीजिए, बड़े बिजनेसमैन अक्सर किसी गहरी विचारधारा के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आते, बल्कि सेफ्टी और एक कवर फाइट ढूंढते हैं। अशोक मित्तल के ठिकानों पर पहले रेड्स पड़ चुकी थीं, तो उनका पार्टी छोड़ना किसी विचारधारा का बदलाव नहीं लगता, बल्कि अपने बिजनेस को फ्यूचर की कार्रवाइयों से बचाने की कोशिश ज्यादा लगता है। सत्ता के पास रहना कई बार उनकी मजबूरी बन जाती है। अब इन सब का ग्राउंड लेवल पर और आने वाले इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा, जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। पंजाब से पार्टी के पास टोटल 7 राज्यसभा सांसद थे। आज की डेट में उन 7 में से 6 ने पाला बदल लिया है और सिर्फ एक सांसद पार्टी के पास बचा है। 2027 के असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले ये कोई नॉर्मल स्टैटिस्टिकल नुकसान नहीं है। ये एक ऐसा मैसिव स्ट्रेटेजिक ब्लो है जिसने राज्य में पार्टी की नींव को काफी हिला दिया है। सोचिए, जिस राज्य में इनकी फुल मेजॉरिटी सरकार है, वहीं पर इनके सामने एक इतना बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो गया है। इस पूरी कहानी में जो सबसे गहरी और चुभने वाली बात है वो है इसकी विडंबना, यानी आयरनी। जिन नेताओं ने पब्लिक के बीच जाकर लाउडली ये क्लेम किया था कि उनके विरोधी भ्रष्ट और अपराधी हैं, आज वही नेता अपनी पॉलिटिकल सीट बचाने के लिए उसी एग्जैक्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। कभी पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलने का सपना देखने वाले ये क्रांतिकारी आज उसी एस्टैब्लिशमेंट की शरण में हैं जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। पॉलिटिक्स में आदर्शों का ये शिफ्ट होना सच में थोड़ा हैरान जरूर करता है। इस पूरी ट्रेजेडी को समराइज करने के लिए हमारी रिपोर्ट्स एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल करती हैं, और वो है जौहरी, यानी ज्वेलर। एक जौहरी का काम क्या होता है? कच्चे कोयले से असली हीरो को पहचानना, उन्हें तराशना और आखिर में उन्हें सहेज कर रखना। यहां पार्टी की टॉप लीडरशिप को उस जौहरी की तरह देखा गया है और इन डिफेक्ट करने वाले नेताओं को उन हीरो की तरह, जिन्हें बड़े दावों के साथ पॉलिटिक्स में लाया गया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज वही हीरे उस जौहरी के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो एंड में इन सारे फैक्ट्स और सोर्सेस के आधार पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या ये इन 7 सांसदों की एक वेल प्लान्ड गद्दारी और विश्वासघात है, या फिर ये उस जौहरी यानी लीडरशिप की एक फंडामेंटल फेलियर है जो अपने ही तराशे हुए हीरों को पहचानने और उनको संभालने में चूक गया? क्या ये नेताओं के लालच और एम्बिशन का नतीजा है या सत्ता के अहंकार का? सच क्या है, इस बारे में सोचने का काम हम सब पर छोड़ दिया गया है। हमारे आज के स्पेशल एनालिसिस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।